फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज आपकी फिक्र की बड़ी खबरें क्या क्या हैं। एक टेरर डायरी ने आतंकी संगठन अल-कायदा को एक्सपोज कर दिया है। यह फिक्र बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि कुकर बम या फिर आरडीएक्स से ज्यादा विस्फोटक है आतंकी की यह डायरी, जिसमें साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। आज हम इसके हर एक पन्ने पर जो चीज लिखी है वो आपके सामने लेकर आएंगे। कोरोना महामारी एक बार फिर बड़ी फिक्र की ओर बढ़ रही है। कल पहाड़ों की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, आज प्रधानमंत्री की जुबान पर भी वही फिक्र थी। मौज मस्ती में बढ़ती जा रही इस लापरवाही की आज पड़ताल करेंगे। इतना ही नहीं, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश की दहलीज पर तीसरी लहर आ खड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस समय देश के कई हिस्सों में लोग कुदरत का कोप झेल रहे हैं। कहीं बादल फट रहा है, कहीं सैलाब में लोग फंसे हुए हैं। सवाल उठता है कि ये बर्बादी का जो सीन है, क्या उसके पीछे चीन है? चीन ने प्रकृति से कितना खिलवाड़ किया और उसका असर क्या हो रहा है, ये विस्तार से आपको समझाएंगे। आज हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी एक भय दिखाएंगे और बताएंगे कि एक बौद्ध भिक्षु से जिनपिंग क्यों कांपते हैं। चीन की सेना पीएलए ने हाल ही में एक गुस्ताखी की। आज हम इसकी तस्वीर भी दिखाएंगे और वजह भी बताएंगे। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। चौंकाने वाली खबर यह है, गुजरात के द्वारका से है। मंगलवार को वहां के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर के ध्वज दंड पर बिजली गिर गई है। हैरानी की बात यह है कि बिजली गिरने से मंदिर का झंडा तो फट गया, लेकिन इस हादसे में द्वारकाधीश मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह चिंताजनक खबर है। ये देखें आप, घटना मंगलवार की है। द्वारकाधीश मंदिर का जो ध्वज पताका है वो तो जल गया, फट गया, मतलब उसका चीर चीर हो गया, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोपहर 2:30 बजे की घटना है। बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखिए। किंजल इस वक्त हमारे साथ है। किंजल, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से निशांत हमेशा द्वारका के वासी हमेशा मानते हैं कि द्वारकाधीश आज भी वहीं पे बसते हैं, लेकिन आज जो हादसा हुआ कि जिस तरह से बिजली गिरी और ध्वजा खंडित हुई है, ये पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है कि बिजली गिरी है और ध्वजा खंडित हुई है। हालांकि द्वारका में और कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो ये सबसे राहत के समाचार है। लेकिन ये जिस तरह का हादसा हुआ है, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की है, वहाँ के जो कलेक्टर हैं उनके साथ बात हो रही है, संपर्क में रह रहे हैं कलेक्टर, और पूरी क्या हाल फिलहाल क्या जश्मोजहद चल रही है, इन सब पे खुद गृह मंत्री नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, पहली बार इस तरह की कोई घटना बनी है कि जिसमें ध्वजा खंडित हुई है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है और कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि द्वारकाधीश की बात है, इससे जो प्रशासन है वो भी काफी अब सतर्क हो चुका है। निशांत, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत शुक्रिया किंजल इस जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते जाने से पहले किस तरीके से ये द्वारकाधीश मंदिर में, ये देखिए, ध्वज पताका लहराई रही है और एकदम बिजली गिरी है। जो झंडा है वो चीर चीर हो गया, लेकिन मंदिर सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ। आपकी हिफाजत और देश की सुरक्षा हमारे लिए बड़ी फिक्र है, और ये फिक्र तब और बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश में पहली बार अल-कायदा के 2 खतरनाक आतंकियों की गिरफ्तारी की गई। रविवार को लखनऊ में 2 आतंकवादी पकड़े गए और इसी के साथ 15 अगस्त को कई शहरों में धमाके की साजिश नाकाम हो गई। लेकिन इन दोनों से पूछताछ के दौरान जो गंभीर खुलासे हो रहे हैं वो फिक्र को बढ़ाने वाले हैं। इस खबर से निकली 5 फिक्र ऐसी हैं जिस पर आज जनता को ध्यान देना चाहिए और इस देश के नेताओं को भी। पहली फिक्र, आखिर आतंकियों के इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं? दूसरी, आतंकियों को बम बनाने का सामान कहां से मिला? तीसरी, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन सी जगह थी? चौथी, आतंकियों को फंडिंग कौन कर रहा है? पांचवी, बहुत जरूरी फिक्र, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर कुछ राजनीतिक दल संदेह क्यों जता रहे हैं? यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जिस विस्फोटक साजिश का पर्दाफाश किया है, उसमें एक डायरी बेहद अहम सुराग साबित हो रही है।
आतंकी मिनहाज के पास से बरामद डायरी में जो कोड वर्ड मिले हैं वो अपने आप में रहस्यमय हैं। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। डायोर, ट्रायोर, इलेक्ट्रोड, वाल्व, फ्यूज, एमसीबी। सूत्रों के मुताबिक मिनहाज के घर से जो डायरी मिली है उसमें इस तरह के कई कोड वर्ड मिल रहे हैं। पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि इनका मतलब क्या है। मिनहाज के बारे में पता चला है कि वो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स लैबोरेटरी में था, इसलिए उसने डायरी में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कोड का इस्तेमाल किया है। सूत्रों का कहना है कि एटीएस को मिले दस्तावेजों और डायरी को भी जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन डायरी उसके पहले ही एटीएस के हाथ लग गई। इस डायरी में तौहीद और मूसा का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि मिनहाज टेलीग्राम ऐप के जरिए इन दोनों से संपर्क में था। खुलासा हुआ है कि कश्मीर के रहने वाले तौहीद के खाते में मिनहाज ने पैसे भेजे थे। ये रकम लखनऊ के एक जन सेवा केंद्र से ट्रांसफर की गई थी। डायरी के मुताबिक मिनहाज लखनऊ के शकील के जरिए कानपुर के एक युवक के संपर्क में आया था। मिनहाज के कब्जे से 32 बोर की जो देसी पिस्टल मिली है वो उसने कानपुर के इसी युवक से खरीदी थी। ये भी पता चल रहा है कि मिनहाज को अलकायदा से जुड़े कई साल हो गए हैं। कुछ वर्षों तक तो वो स्लीपर सेल रहा, लेकिन नौकरी से निकाले जाने के बाद वो फुल टाइम आतंकी संगठन के लिए काम करने लगा। एटीएस को इस डायरी से ये भी पता चला है कि 3 साल में उसकी मुलाकात आतंकी संगठन के बड़े आकाओं से हुई और मिनहाज को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। जम्मू कश्मीर में दी गई ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को 4 बातें खास तौर पर बताई गई थी। पहली बात, अपनी पहचान छुपाते हुए कैसे रैकी की जाती है और कोडिंग के जरिए कैसे संदेश भेजा जाता है। दूसरी बात, प्रेशर कुकर बम को कैसे बनाया जाता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल धमाके में किया जाता है। तीसरी बात, किस तरीके से मानव बम का हाव भाव होना चाहिए, साथ ही उसको क्या एहतियात बरतनी होती है। और चौथी और सबसे आखिरी बात कि किस तरह से अपनी पहचान छुपा करके धमाकों को अंजाम देना होता है। एटीएस को मिले दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि ट्रेनिंग के बाद मिनहाज लखनऊ में रहकर बड़े धमाके की योजना बना रहा था। लॉकडाउन के दौरान भी उसकी प्लानिंग जारी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वो आतंक के सामान को लेकर लखनऊ से निकल ही नहीं पाया। डायरी के मुताबिक मिनहाज को मिले असलहों के लिए 25 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया था। कानपुर के 13 ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली है जो इससे जुड़े हुए हैं। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को पुलिस की इस कार्रवाई पर शक है। उनका कहना है कि राज्य में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे समय में की जा रही ये कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। इसी तरह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। आतंकवादी को भी अपने राजनीति के लिए आतंकवादी न कहने की प्रवृत्ति रखने वाले अखिलेश जी या कांग्रेस या आरजेडी को ऐसे नेताओं को मैं सलाह देना चाहूंगा, देश के विषय में सोचिए। इस प्रकार की भ्रामक बातों को कहकर यह ठीक नहीं है। जिस दिन लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, उसी दिन कोलकाता में भी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 आतंकी पकड़े गए। उसी दिन यानी रविवार को एनआईए ने दक्षिण कश्मीर से भी 3 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। तीनों घटनाओं में एक समानता है कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लेकिन यह कहना अभी भी मुश्किल है कि फिक्र की ये तार कितनी लंबी है। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में सीमा के इस पार और सीमा के उस पार दोनों तरफ नापाक मंसूबों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
लखनऊ के काकोरी में पकड़े गए अलकायदा के 2 आतंकी मिनहाज और मुशीर भी इसी ट्रैकर टेक्नोलॉजी के जरिए यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े। अलकायदा के इस मॉड्यूल के बारे में कुछ दिनों पहले जांच एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिली थी। जिसके बाद से आतंकवादियों को लगातार ट्रेस किया जा रहा था। सरहद पार से आने वाली संदिग्ध कॉल पर भी एजेंसियों ने कान लगाए हुए थे। इस मॉड्यूल के टेलीग्राम आईडी पर भी एटीएस की नजर थी, जिसकी वजह से आखिरकार साजिश का भांडा फूट गया। दरअसल यूपी पुलिस को इनपुट मिला था कि कुछ संदिग्ध लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर और खास करके पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा से हैंडल किया जा रहा है। साथ ही ये भी पता लगा कि इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर में ट्रेनिंग ली है, जिसके बाद इस मामले की जांच यूपी एटीएस को सौंप दी गई। यूपी एटीएस ने जब शुरुआती जांच की तो उसको पता चला कि कुछ लोग एक शकील नाम के शख्स के साथ काकोरी के इस गैराज पर आते जाते हैं। प्रथम दृष्टया वो संदिग्ध लगे। इसके बाद एटीएस ने उनकी निगरानी की और निगरानी के बाद 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस के ऑपरेशन के दौरान मिनहास के घर से एक प्रेशर कुकर में सर्किट बनाकर तैयार किया हुआ बम, एक पिस्टल, 3 चाकू, एक कंपास, 3 मोबाइल फोन, माचिस से निकाला हुआ ढेर सारा बारूद, 1 बोरी माचिस की खाली डिब्बियां बरामद की गई। मिनहास के कब्जे से एक जला हुआ मोबाइल भी मिला था। डायरी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन मोबाइल से जो डेटा डिलीट कर दिया गया उन्हें भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। अब कोलकाता में जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के उन आतंकवादियों की बात जो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की जांच से पता चला है कि जेएमबी के 15 आतंकी भारत आए थे, जिनमें से 3 पकड़े गए हैं, जबकि 12 की अभी भी तलाश है। आशंका जताई जा रही है कि इनमें से कुछ ओडिशा, यूपी, गुजरात और बिहार जा चुके हैं। इनमें से कुछ के नेपाल जाने की बात भी कही जा रही है। कोलकाता से गिरफ्तार आतंकी बड़े हमले की तैयारी के लिए फंड इकट्ठा करने में लगे हुए थे। सूत्रों से पता चला है कि उन्हें आतंकी संगठन से जुड़े स्थानीय लोगों ने कुछ आधार कार्ड भी मुहैया कराए थे। कोलकाता से जो जेएमबी के आतंकी पकड़े गए हैं, दरअसल एसटीएफ की टीम उन्हें मुर्शिदाबाद से ट्रेस कर रही थी। ये तमाम आतंकी वीओआईपी यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और वर्चुअल सिम के जरिए एक दूसरे के लगातार संपर्क में थे, लेकिन जांच एजेंसियों ने इनके आईडी को ब्रेक किया और इन तक पहुंच गई। ठीक इसी तरह जम्मू से पकड़े गए आईएसआईएस के 5 आतंकवादियों के पीछे भी एनआईए की साइबर यूनिट का कमाल है। पिछले कुछ महीनों से आईएसआईएस कट्टरपंथी लेख और भड़काऊ फोटो सर्कुलेट कर रही थी, जिस पर जांच एजेंसी अपनी पैनी निगाह बनाए हुए थी। यहीं से आईएसआईएस के जम्मू मॉड्यूल की पहली लीड मिली और आतंकी फंस गए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एनआईए का कहना है कि अनंतनाग में जिन स्थानीय निवासियों को गिरफ्तार किया गया वो दरअसल आईएसआईएस के सक्रिय कैडर हैं और उकसाने वाली सामग्री के साथ कट्टरपंथी विचारों का प्रचार करते हैं। लखनऊ से लेकर कोलकाता और अनंतनाग तक तीनों घटनाओं में समानता ये है कि दहशतगर्दों को स्थानीय लोगों की मदद मिल रही है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात यही है। अब बात कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर आने की जो आशंका जताई जा रही थी, उसके आने का दावा हो गया है। मतलब जिसका डर था उसका आगाज हो चुका है। ये दावा किसने किया ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनाने जा रहे हैं एक बयान, जिसे सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि कोरोना से बचाव के नियम कायदों को रौंद कर सैर सपाटे के लिए हिल स्टेशन से लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ की मानसिकता क्या है और तीसरी लहर क्यों दूसरी लहर से भी ज्यादा विकराल हो सकती है। हम आप सबसे एक विनती करना चाहेंगे कि जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता
और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस थाई पर समझने की जरूरत है वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है। इस वक्त ज्यादातर लोगों की प्रवृत्ति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। पहाड़ों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़ देखकर इसे आसानी से समझा जा सकता है। इस बीच सोमवार को देश में 31,000 के करीब नए केस रिपोर्ट हुए, जो 118 दिन बाद सबसे कम थे। इन आंकड़ों ने एक और थोड़ी राहत दी, लेकिन दूसरी ओर मरने वालों की संख्या ने टेंशन बढ़ा दी। डेली डेथ का मीटर फिर से 2000 के पार पहुंच गया है। हालांकि इसकी वजह है मध्य प्रदेश में जो आंकड़े ऐड किए गए हैं। 1481 मौत के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, जिसने 1478 मौतों का बैकलॉग एडजस्ट किया है। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि देश के एक सीनियर साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। ये दावा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का। उनके मुताबिक देश में 4 जुलाई से तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और उन्होंने यह दावा 461 दिनों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर किया है। जो वाइल्ड फ्लक्चुएशंस हैं वो मुझे 4 जुलाई से दिखना शुरू हुए, तो तब से मुझे थोड़ी सी चिंता हुई। मैंने 4, 5, 6 दिन तक देखा और वो फ्लक्चुएशंस इस समय आ रहे हैं और 4 जुलाई को शुरू हुए। इसलिए हम ये थोड़ा इससे हमें अंदेशा मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ होने का चांस है। हमको इस समय सावधान हो जाना चाहिए। Our only option in front of us is avoiding any social contact or appropriate COVID appropriate behavior. कोरोना की इस तीसरी लहर को घातक होने से रोका जा सकता है। इसके लिए मास, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन के मंत्र को हर हिंदुस्तानी को मानना होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी आगाह किया है कि अगर लापरवाही पर लगाम नहीं लगी तो तीसरी लहर भयावह होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब जरूरत सावधानी बरतने की है तब लोग बेफिक्र होकर सैर सपाटा कर रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और नियमों की अनदेखी हो रही है वो बहुत भारी पड़ेगी। भीड़ भाड़ वाले पर्यटक स्थल और धार्मिक यात्राएं सुपर स्प्रेडर हो सकती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस को फैलने के लिए भीड़ चाहिए और लापरवाही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसे ही लापरवाह लोगों को नसीहत की डोज दी है। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण को न्योता देती जिस भीड़ को लेकर फिक्र जताई, टीवी9 भारतवर्ष लगातार उस भीड़ की तस्वीरें दिखा रहा है। लापरवाही बरत रहे लोगों को समझा रहा है कि सुधर जाओ, वरना संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कभी कभी आउटिंग में जरूरी होती है, अपनी फैमिली है पूरी। सर जान की कीमत में आगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। नहीं, हम तो फिर भी मास्क लगाए मैम। मास्क लगाया हुआ, आप खा रहे हैं तो मास्क तो उतारेंगे ही ना। चाय पियोगे तो मास्क पहन के पियोगे। जैसे कि मास्क उतारना पड़ेगा, पब्लिक प्लेस पे अवॉइड करेंगे मैम इस तरह से चाय पीना। अच्छा, अवॉइड, भूख लग रही होगी तो खाना खाना अवॉइड करेंगे? नहीं। मास्क और दूसरे प्रोटोकॉल को लेकर बहस पर उतारू इन लोगों की बातें और तस्वीरें हमने 24 घंटे पहले आपके इसी शो फिक्र आपकी में दिखाई थी। इन लोगों को और ऐसा बाकी सोचने वाले सभी लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि कोरोना काल में ये मौज मस्ती न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए आत्मघाती साबित होगी। और आज यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझाने की कोशिश की। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने,
बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। मनाली हो या शिमला, मसूरी हो या नैनीताल, हर हिल स्टेशन का एक जैसा हाल है। लोगों के अंदर उमड़ा लापरवाही का ज्वार टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ मुड़ गया है। ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, हर तरफ आग कोरोना मुझे मार कह रहे लोगों की भीड़ है। कल हो ना हो आज ही घूम लो और क्या। अच्छा ये बताइए कि अगर यहाँ से आप गए और आपको कोरोना हो गया, भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर आपको क्या लगेगा कि गलती नहीं करी? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर बस थोड़ा बहुत होएगा पर हाँ एंजॉय है। लेकिन गलती आप कह रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन पहले एंजॉय है। एंजॉय सबसे पहले भी है भैया थोड़ी। आप क्या कह रहे हैं? जो होना होता है वो होना ही होता है, चाहे वो हम कहीं जाएं या ना जाएं। अगर हमें सोना होगा तो होके ही रहेगा, होना है तो वो होके ही रहेगा। लोगों का रवैया देखकर लगता ही नहीं कि अभी चंद हफ्ते पहले तक हर जगह मौत का तांडव हो रहा था। लगता है ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसे लापरवाह लोगों को नसीहत की डोज दी। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। ये तभी संभव है जब हम और आप अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अगर दूसरी लहर जैसी तबाही नहीं देखना चाहते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों से प्यार है, देश की परवाह है, तो अब भी समय है, संभल जाइए। फिक्र यह है कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर की बात तो की जा रही है, लेकिन देश के दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई लहर खत्म ही नहीं हुई है। ये राज्य हैं केरल और महाराष्ट्र। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने टेंशन को और बढ़ा दिया है। केरल में देश में सबसे ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, और इसमें अगर नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिला लिया जाए तो इन 10 राज्यों में पूरे देश के 66% नए केस सामने आए। इन सबके बीच आज एक राहत वाली रिसर्च सामने आई है। दुनिया भर में संक्रमण की नई लहर लाने वाला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अल्फा के मुकाबले कम घातक है। डेल्टा सिर्फ फैलता तेजी से है, जबकि इससे संक्रमित होने वाले मरीजों में डेथ रेट सिर्फ 0.25% है। ये बात ब्रिटेन के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की ताज़ा स्टडी में सामने आई है, जिसमें डेल्टा से प्रति 10 लाख मरीजों में 248 मौत दर्ज की गई है, जबकि अल्फा से मौत का आंकड़ा 1902 रहा। दरअसल भारत में कोरोना के 88% मरीज डेल्टा वेरिएंट के ही मिले हैं, और तीसरी लहर के विकराल होने की आशंका भी डेल्टा वेरिएंट ही बताई जा रही है। इसमें म्यूटेशन से बने डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से जताई जा रही है। ऐसे में डेल्टा वेरिएंट के कम घातक होने की बात राहत देने वाली है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप सावधानियों की कमी करने लगे। ये वायरस उतना ही डेंजरस है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। इस कवच को मजबूत बनाएं और कोरोना को कमजोर बनाएं। कोरोना के बाद फिक्र कुदरत से खिलवाड़ की, जो पिछले कई दशकों में चीन की फितरत बन गई है, और कहा जा रहा है कि इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। इसीलिए आज हम तबाही की तस्वीरों के साथ विश्लेषण करेंगे कि कैसे कुदरत से चीन के खिलवाड़ का दंड आधी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पहले आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है और मानसून ने देश की राजधानी में दस्तक दे दी है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली, लेकिन मानसून की एंट्री के साथ ही राजधानी की तैयारी की भी पोल पट्टी खुल गई। 1 घंटे की बारिश में ही दिल्ली लबालब हो गई। कई जगह सड़कों पर पानी का जमाव देखा गया, तो कई जगह गाड़ियों की लंबी कतारें मानसून के आते ही दिल्ली बेहाल हो गई। हालांकि ये हाल आधी दुनिया का है। आधी दुनिया में आफत काल
आया हुआ है। कुदरत की विनाश लीला हिंदुस्तान समेत आधी दुनिया में कहर बरपा रही है। शहर शहर सैलाब का सितम है। आखिर सवाल है कि क्या ये कुदरत की मनमानी है जिसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, या इसकी वजह चीन है जिसके पापों की सजा पूरी दुनिया को मिल रही है। देखेंगे रिपोर्ट। क्या हिंदुस्तान में ये जो बर्बादी का सीन है, इसके पीछे चीन है? क्या चीन के गुनाहों से हिंदुस्तान में आया सैलाब का सितम है? क्या चीन के प्रकृति से खिलवाड़ का खामियाजा दुनिया पर अभिशाप बनकर टूटा है? इन सवालों का तबाही और बर्बादी की तस्वीरों से सीधा कनेक्शन है या नहीं, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हिंदुस्तान पर अचानक से प्रकृति का कहर टूटा है। कहीं आसमान से आफत बरसी है, कहीं बादल बम से भी ज्यादा ताकत से फटे हैं, तो कहीं सैलाब ने चारों तरफ चंद मिनटों में हाहाकार मचा दिया। ऐसा लग रहा है कि अचानक तबाही का अलार्म बज गया है। आपको एक एक करके तबाही की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कुदरत की इमरजेंसी का सायरन है। बादलों ने आसमान से कैसे कहर बरपाया, इसकी गवाह है हिमाचल के धर्मशाला की ये तस्वीर। यहाँ तबाही बादलों की शक्ल में आई। बादल फटते ही ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई मकान तिनके की तरह बिखर गए और चंद सेकंड्स में ही जल्द समाधि ले ली। भाई ये लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मांझी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर। लोग तमाशबीन बनकर मकानों को टूटते और डूबते देखते रह गए। हाहाकार मचा, हंगामा हुआ, लेकिन सैलाब तबाही मचाता आगे बढ़ गया। बादल फटा ये। ना पुल बचा, न पुलिया बची, चीख पुकार मचती रही, सैलाब कहर बरपाता रहा। देखते ही देखते शहर में सैलाब दौड़ने लगा। पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी में कई गाड़ियां बह गई। आज की ताजा खबर देखिए, क्या बुरे हालत है। देखिए जो गाड़ी सड़क किनारे लगी थी वो पूरी सड़क के बीच आ चुकी हैं। एक दो नहीं, दर्जनों गाड़ियां प्रचंड प्रहार के आगे बेबस दिखी। शहर में आए सैलाब में क्या छोटी क्या बड़ी, हर गाड़ी कागज के नाव की तरह बह गई। यहाँ भी चीख पुकार मची, लेकिन पानी में उतरने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। धर्मशाला के लोगों ने पहले जान बचाई, फिर जहान की फिक्र की। दरअसल धर्मशाला के भागसू नाग इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक धर्मशाला के भागसू नाग गए थे। लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में बादल फटने से ही ये बाढ़ आई और लोगों के घर तहस नहस हो गए। वैसे हिमाचल में ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू जिले में भी भीषण बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं, तो कई गाड़ियां मलबे में दब गईं।
कई जगह प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया और गाड़ियां सुरक्षित निकाली। बादल सिर्फ हिमाचल में ही नहीं फटे हैं, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी कुदरत का कहर बादलों की शक्ल में फटा है। तस्वीरों में सड़कों पर कुदरत की तबाही को साफ देखा जा सकता है। गांदरबल में सड़कों पर हर जगह मलबा जमा हो गया। मलबे को क्रेन की मदद से हटाया गया। अचानक सैलाब आ जाने से डोडा किश्तवाड़ में गाड़ी बीच सड़क पर फंस गई। पानी की धार और पहाड़ के मलबे के बीच गाड़ी वाला बेबस नजर आया। पत्थरों को इधर उधर रखता दिखा ताकि पानी की धार को मोड़ सके, लेकिन सब बेकार रहा। मलबे से कार नहीं निकाली जा सकी। उत्तराखंड में भी कुदरत कहर बनकर आई। ये तस्वीर उत्तराखंड के टिहरी की है। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक में सैलाब के बीच ये कार बहकर पुल के नीचे पहुंच गई। कुछ ही पल में कार पर मिट्टी का भारी कटाव भी हुआ, लेकिन संयोग अच्छा था कि कार में उस समय कोई सवार नहीं था। हालांकि तबाही की इन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन है, ये सब प्रकृति का प्रकोप है जिसके आगे प्रशासन से लेकर सिस्टम तक सब बेबस हैं, और ये कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अब देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय सभी एथलीटों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बढ़ाया हौसला, कहा अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं, आप बस अपना 100% दें। चित्रकूट में चल रहे आरएसएस के चिंतन शिविर का समापन, संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा अब मुस्लिम बस्तियों में खोली जाएगी संघ की शाखाएं, हिंदुओं के साथ मुस्लिम लोगों को भी संघ से जोड़ने की करेंगे कोशिश। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद खाली पड़े महत्वपूर्ण पदों को भरने में जुटी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संसदीय बोर्ड में उपाध्यक्ष, महासचिव और 4 अन्य पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने की संभावना। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई नेताओं की परफॉर्मेंस की कर रहे हैं समीक्षा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। मीटिंग में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। पंजाब चुनाव को लेकर चर्चा होने का अनुमान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को नियुक्त किया था प्रमुख सलाहकार। पंजाब के सीएम पर हमलावर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़े सियासी तीर। आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर किया इशारा। कहा पंजाब में विपक्षी पार्टी आप ने हमेशा उनके विजन को और काम को पहचाना। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, दुनिया में तीसरी लहर ने दी दस्तक, तीसरी लहर को मौसम अपडेट की तरह न लें। हिल स्टेशन पर लोगों की भीड़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, बोले तीसरी लहर अपने आप नहीं, लोगों की लापरवाही से आएगी। राहुल गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। मीटिंग के बाद हरीश रावत बोले पंजाब को लेकर 3-4 दिनों में मिलेगी अच्छी खबर। आतंक समर्थकों को सीएम योगी की चेतावनी, पाकिस्तान परस्त आतंकियों के साथ मिलकर कुछ लोग बड़ी घटना को देना चाहते थे अंजाम, जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को चुकानी पड़ेगी कीमत। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में मंदिर का शिखर ध्वज फटा, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की बात, बोले अपेक्षाओं के बोझ तले दबने की जरूरत नहीं, जापान में जमकर खेलिए, सारे देश की शुभकामनाएं आपके साथ। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन को रफ्तार देने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया गया है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी करेगा। इसके लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ करार हो गया है, जिसके तहत सितंबर से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू करेगा और 1 साल में 30 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। सितंबर आते आते देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के 3 विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला की वैक्सीन हो सकती हैं। कोवैक्सीन का 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल चल रहा है, जिसके नतीजे सितंबर तक आने की संभावना है।
अगले कुछ दिनों में फाइजर वैक्सीन को भी भारत में मंजूरी मिल सकती है, जो अमेरिका में बच्चों को भी लगाई जा रही है। और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाई जा रही जायडस कैडिला की कोविड वैक्सीन को भी अगस्त में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोरोना काल में देश में कारोबारी लिहाज से राहत देने वाली खबर आई है। देश में कंपनी रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ताज़ा डेटा के मुताबिक जून 2021 में कुल 16,662 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। और अब देखते हैं जो है सो है। मॉनसून की भविष्यवाणी करने वाले डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं। लगता है कमबख्त मॉनसून उन सबकी नौकरियों से खेल रहा है। उसको पता नहीं कि वो ये कोशिश लगभग हर साल करता है, लेकिन आज तक उसको कामयाबी नहीं मिली। हमारे काबिल अफसरों को कोई हिला तक नहीं पाया। अधिकारी बताते हैं कि जल्दी आएगा तो मॉनसून जानबूझकर देर करता है। बताया जाता है कि इस बार सूखा पड़ सकता है तो बाढ़ ले आता है। कहा जाता है सामान्य रहेगा तो या तो ज्यादा बरस जाता है या कम। मॉनसून लाख षड्यंत्र कर ले, लेकिन हमारे अधिकारी हार नहीं मानेंगे। वो मौसम की भविष्यवाणी करने से बिल्कुल नहीं डिगेंगे। एक ज्योतिषी ने कहा कि आप लोग हमारी बातों को तो अंधविश्वास करार दे देते हैं, फिर ये क्या है, हमारा स्ट्राइक रेट तो इनसे फिर भी अच्छा होता है। मैंने कहा ये वैज्ञानिक आधार पर की हुई गणनाएं होती हैं। तो उसने कहा कि अक्सर गलत क्यों होती हैं। मैंने कहा आज नहीं, मौसम सालों पहले से बेईमान रहा है, चाहे तो धर्मेंद्र पाजी से पूछ लो। बाकी तो जो है सो है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।